हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है गणेश साई वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम क्लास 11th केमिस्ट्री में पढ़ेंगे एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है हमारा गैसों का अणुगतिक सिद्धांत। इसको अणुगति या फिर अणुगतिक सिद्धांत भी इसको हम बोलते हैं। अगर इंग्लिश में बात करें तो काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरीज ऑफ गैसेस, इसको इंग्लिश में बोला जाता है। मेरे भाई, ये जो है ना गैसों के बारे में बताता है कि जो गैसें हैं वो किससे मिलकर बनी होती हैं, गैसों की गति कैसी होती है, इन सब। तो टोटल मेरे भाई जो अणुगतिक सिद्धांत है गैसों के बारे में बताता है, और स्पेशली कहें तो गैसों की गति के बारे में, गैसों गति कैसे करती हैं, इन सब के बारे में ये जो सिद्धांत है वो हमें बताता है हर एक चीज। ठीक है, तो मेरे भाई हमने जो पिछली वीडियोस में हमने पढ़ा है वॉयल नियम, पढ़ा है क्या? बिल्कुल हमने पढ़ा है, वॉयल नियम हमने पढ़ा है। और वॉयल नियम मेरे भाई जो है ना वो कहता था किसी गैस का जो आयतन है वो दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये हमारा वॉयल नियम कहता है कि दाब बढ़ाओगे तो आयतन बढ़ाओगे तो दाब बढ़ेगा, आयतन घटाओगे तो दाब घटेगा। ये हमारा नियम ये कहता है। ये हम अगर देखें तो टोटली प्रयोग पर आधारित है। हम कैसे मान लें कि आयतन बढ़ेगा तो दाब घटेगा, आयतन घटेगा तो दाब बढ़ेगा? हम कैसे मान लें इस चीज को? नहीं मान सकते। टोटली ये चीज प्रयोग करने पर पता चलेगी। अगर हम ये चीज प्रयोग करें तो हम उसको प्रयोग करके अच्छे से सीख सकते हैं। तो टोटली ये प्रयोग पर आधारित है। ठीक है, यहां से हमने पढ़ा था चार्ल्स नियम। क्या पढ़ा था? चार्ल्स नियम। और ये जो चार्ल्स नियम था वो कहता था कि किसी गैस का जो आयतन होता है वो ताप के समानुपाती होता है। मतलब आयतन बढ़ेगा तो ताप बढ़ेगा, आयतन घटेगा तो ताप घटेगा। ये चीज तो ये भी टोटल प्रयोग पर आधारित है। हम ऐसे नहीं बता सकते कि ताप बढ़ाएं, हम कहां बढ़ा दे ताप, कहां आयतन घटा दे, नहीं ना। तो टोटल ये जो आपकी चीज है, ये जो चीज है ये प्रयोग पर आधारित है। किस पर आधारित है? प्रयोग पर आधारित है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि ये प्रयोगात्मक है। ये जो आपके वॉयल नियम, चार्ल्स नियम, एवोगैड्रो नियम, गै-लुसाक नियम, ये टोटल प्रयोगात्मक चीज है। और इस प्रयोगात्मक चीज का ही जो व्याख्या है, इस प्रयोगात्मक चीज की जो व्याख्या है बड़े अच्छे से मस्त तरीके से गैसों के अणुगतिक सिद्धांत में की गई है। गैसों के अणुगतिक सिद्धांत में ये चीज स्पष्टली बताई गई है, समझाई गई है। ठीक है, तो ध्यान रखना। तो गैसों का अणुगतिक सिद्धांत ये हम पढ़ने वाले हैं। और आपको बता देता हूं मेरे भाई, इस सिद्धांत को देने के लिए कई वैज्ञानिक आए और कई वैज्ञानिकों का इसमें सहयोग रहा। कई वैज्ञानिकों का इसमें सहयोग है, जिसमें मुख्य रूप से आपके मैक्सवेल, कौन? मैक्सवेल, ठीक है, केल्विन नामक भी एक वैज्ञानिक है। आप पढ़ते हो ना केल्विन पैमाना, तो ये केल्विन पैमाना वैज्ञानिक के नाम से ये। ठीक है, तो केल्विन वैज्ञानिक आए। इसके बाद वोल्टाजमैन, ये वोल्टाजमैन। ठीक है, तो मैक्सवेल, केल्विन, वोल्टाजमैन, इस टाइप से कई वैज्ञानिक आए और इस सिद्धांत का प्रतिपादित किया। तो आप यह नहीं कह सकते कि केवल मैक्स प्लांक ने या मैक्स बेल ने इसका सिद्धांत का प्रतिपादन किया। आप ये नहीं बोल सकते कि आप केल्विन अकेले ने इसका प्रतिपादन किया। आप ये नहीं बोल सकते कि वोल्टेजमैन ने इसका प्रतिपादन किया। कई वैज्ञानिक इस सिद्धांत को प्रतिपादित करने के लिए आए, और जो आपके ये प्रयोग पर आधारित जो नियम थे इसका अच्छे से व्याख्यान किया, अच्छे से व्याख्या की। तो एक एक पॉइंट को हम समझते हैं। ठीक है, अच्छे से। यदि दोस्तों हम इस सिद्धांत के अनुसार बात करें तो मेरे भाई इस सिद्धांत के अनुसार सबसे पहले हमें यह सीखने को मिलता है कि जो प्रत्येक गैस, दुनिया की प्रत्येक गैस की बात कर रहे हैं, दुनिया की प्रत्येक गैस जो होती है सूक्ष्म कणों, मतलब छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी होती है। छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी होती है, और इन जो छोटे छोटे कण हैं इन्हें हम बोलते हैं अणु। छोटे छोटे कणों को हम क्या बोलते हैं? अणु। ठीक है, और जो एक गैस होती है, एक गैस अगर कोई, जैसे मान के चलो ऑक्सीजन गैस है, क्या है? ऑक्सीजन। तो ये बोल रहा है एक ही गैस के समस्त अणु। अब जैसे ऑक्सीजन है
कि जैसे मान के चलो ये हमारा ये पात्र है ना, और इस पात्र में हमने क्या भर दी, ऑक्सीजन भर दी। क्या भर दी, ऑक्सीजन भर दी। तो जो ऑक्सीजन है, जो ऑक्सीजन गैस है इसमें भरी है, तो ये जो ऑक्सीजन गैस है छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी होगी, छोटे छोटे कणों से मिलकर इस टाइप से बनी होगी, है ना। और प्रत्येक जो छोटे छोटे कण है ना, सूक्ष्म कण बनी होती है, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, अणु। जो छोटे छोटे आपको कण दिख रहा है, ये अणु हैं। क्या है, अणु। और एक ही गैस, जैसे ऑक्सीजन गैस ही है, तो इसके जितने भी अणु हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जितने भी अणु हैं, 100 है, 200 है, 500 है, 1000 है, जितने भी अणु हैं वो समान होंगे। वो क्या होंगे, समान। और लेकिन मेरे भाई ये हमारा एक दूसरा पात्र है, इसमें हमने नाइट्रोजन गैस भर दी। कौन सी गैस भर दी, नाइट्रोजन गैस भर दी। तो इस नाइट्रोजन के जितने भी अणु हैं वो आपस में समान होंगे। लेकिन अगर इन दोनों की बात करें कि क्या इन दोनों के अणु समान होंगे, तो नहीं, इन दोनों के अणु अलग अलग होंगे। इन दोनों के अणु अलग अलग होंगे। ध्यान रखना, एक गैस के समस्त अणु तो समान होंगे, जबकि विभिन्न गैसों के जो अणु है ना वो अलग अलग होंगे, अलग अलग होंगे। समझ गए ना मेरे भाई, इतना समझ गए। चलो अब हम अगले पॉइंट पे बात करते हैं, ठीक है। तो गैसों के प्रत्येक अणु का आयतन, मतलब जो आपका जैसे मान के चलो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, इसमें प्रत्येक अणु का, अब ये थोड़ा सा अलग पॉइंट है और कह रहा है प्रत्येक अणु का आयतन, जैसे ये अणु है तो इसका आयतन, ठीक है, इसका आयतन, प्रत्येक अणु, किसी एक अणु का आप ले लो तो प्रत्येक अणु का जो आयतन होता है कुल आयतन से कम होता है। वो तो सिंपल सी बात है, होगा। ये इसमें इतने सारे अणु होंगे, मान चलो इसमें कितने अणु हैं, 500 अणु हैं, है ना। कितने अणु हैं, 500 अणु। तो 500 अणु का आयतन ज्यादा होगा ना, एक अणु की तुलना में, एक अणु की तुलना में ज्यादा होगा। तो ध्यान रखना कि जो प्रत्येक अणु का जो आयतन है, प्रत्येक अणु का आयतन मतलब एक अणु का आयतन कुल आयतन से कम होगा। तो सिंपल सी बात है, कम होना ही होना चाहिए प्रत्येक गैस के लिए, है ना। तो होना ही चाहिए, तो सही बात है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं मेरे भाई। आगे गैसों का अणु गति क्या सिद्धांत क्या कहता है, उस चीज को और समझ लो। कह रहा है किसी पात्र में भरी गैस, अगर कोई पात्र है, जैसे मान के चलो ये पात्र है, इस पात्र में गैस भरी है, इस पात्र में गैस भरी है, बिल्कुल, है ना। तो गैस के अणुओं के मध्य टेढ़ी मेढ़ी गति होती है। समझा रहा हूं, ये बात समझो कि ये मान लो इस पात्र में मेरे भाई ऑक्सीजन गैस भरी है, तो ऑक्सीजन गैस है ना छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी होगी, बिल्कुल छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी होगी। और प्रत्येक कण को हम क्या बोलेंगे, अणु, अभी बताया, ठीक है। तो आगे ये कह रहा है किसी पात्र में भरी गैस के जो अणु होते हैं, क्या होते हैं, अणु, इन अणुओं के मध्य टेढ़ी मेढ़ी गति होती है, टेढ़ी मेढ़ी गति, ठीक है। कोई अणु इधर की ओर गति करता है, कोई इधर की ओर, कोई इधर की ओर, है ना, कोई इधर की ओर, मतलब हमेशा इनके मध्य जो गति होती है वो टेढ़ी मेढ़ी गति होती है। अब मेरे भाई एक बात समझ लो कि जो टेढ़ी मेढ़ी गति होती है इसको इंग्लिश में हम बोलते हैं जिग जैग। क्या बोलते हैं, जिग जैग गति। कौन सी गति, जिग जैग गति। तो ध्यान रखना किसी पात्र में भरी गैस के अणुओं के मध्य टेढ़ी मेढ़ी गति होती है। कौन सी गति, टेढ़ी मेढ़ी। अब मेरे भाई आप ये बताओ, टेढ़ी मेढ़ी गति होगी और बहुत सारे अणु हैं, बहुत सारे अणु हैं, तो अणुओं के मध्य टक्कर तो होना बनता है, अणुओं के मध्य टक्कर तो होना बनता है बिल्कुल, क्योंकि टेढ़ी मेढ़ी गति कर रहा है ना। तो प्रत्येक टेढ़ी मेढ़ी गति करते हैं तो टक्कर होगी। क्या होगी, टक्कर। सिंपल सी बात है, टक्कर होगी। लेकिन अगले पॉइंट में मेरे भाई ये कहा गया है अणु के मध्य जो टक्कर होती है, बिल्कुल होती है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये जो टक्कर है वो पूर्णतः प्रत्यास्थ होती है। अब इसका मतलब क्या है मेरे भाई, आपको मेरे भाई पता तो है, रबड़ को, जो आपके पास रबड़ होती है, रेजर होती है, उसको दबा दो तो वो फिर से अपने फॉर्म में वापस आ जाती है। दबाओ वापस, दबाओ वापस, दबाओ वापस आ जाती है ना। मतलब वो रबड़ होती है प्रत्यास्थ। जो प्रत्यास्थ का मतलब मेरे भाई इतना होता है, जो अपने मूल रूप में फिर से वापस आ जाए, मूल रूप में फिर से वापस आ जाए, उसे हम बोलते हैं प्रत्यास्थ। क्या बोलते हैं, प्रत्यास्थ। देखो मैं आज आपको पढ़ा रहा हूं, चला जाऊंगा, कल मैं फिर से आपको पढ़ाने जाऊंगा, मतलब मैं प्रत्यास्थ हूं। कोई वस्तु यदि मूल रूप में वापस आ जाती है, पुनः वापस आ जाती है, तो उसे हम बोलते हैं प्रत्यास्थ, ठीक है। जैसे रबड़ को दबा दो
रबड़ को दबा दो और छोड़ दो तो अपने आप वापस आ जाती है, मतलब रबड़ प्रत्यास्थ है। कहने का मतलब ये है मेरे भाई, प्रत्यास्थ होती है अर्थात जो टकरात अणु जो है ना, टक्कर तो करेंगे, टकराएंगे तो, लेकिन टकराने के बाद जो अणुओं की जो गतिज ऊर्जा है, अणुओं की जो ऊर्जा है वो परिवर्तित नहीं होती। जैसी ऊर्जा टकराने के पहले रहती है वैसी ही ऊर्जा टकराने के बाद रहती है। ऊर्जा में परिवर्तन नहीं होता, ऊर्जा नष्ट नहीं होती। अक्सर देखा है टकराने के बाद ऊर्जा नष्ट हो जाती है, लेकिन इन अणुओं की जो गैस है, उन गैस के अणुओं की ऊर्जा नष्ट नहीं होती टकराने के बाद। समझ गए ना? कोई दिक्कत? पूर्णतः प्रत्यास्थ होती है अर्थात टकराने के बाद अणुओं की गतिज ऊर्जा परिवर्तित नहीं होती। ओके, चलो नेक्स्ट है, गैस के अणुओं के मध्य आकर्षण बल नहीं होता। जो गैस है गैस के अणुओं के मध्य आकर्षण बल नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि गैस के अणु दूर दूर जो होते हैं, गैस के अणु दूर दूर होते हैं, जिससे उनके अणुओं के मध्य आकर्षण बल नहीं होता। अगर होता तो गैस फैल नहीं पाती, दूर दूर तक नहीं जा पाती। ऑक्सीजन यदि आपके पास होती तो वो ऑक्सीजन मेरे पास नहीं आ पाती, ऑक्सीजन यदि मेरे पास होती तो वो आपके पास नहीं जाती, क्योंकि आकर्षण बल तो होता। और आकर्षण बल के कारण अणु एक दूसरे से कहते कि तुम मत जाओ, इधर ही रहो। समझ रहे ना? तो आकर्षण बल नहीं होता। ठीक है, चलो अगले पॉइंट है हमारा, किसी गैस की औसत गतिज ऊर्जा, मतलब कोई जो गैस है, जैसे यहाँ पर ऑक्सीजन गैस है, तो इस ऑक्सीजन की जो औसत गतिज ऊर्जा होगी, क्या होगी? औसत गतिज ऊर्जा वो परम ताप के समानुपाती होगी। वो ताप के कैसी होगी? समानुपाती होगी। मतलब अगर ऊर्जा बढ़ेगी तो समझ लेना ताप बढ़ रहा है, मतलब ऊर्जा बढ़ेगी, ये चीज है। तो ये मेरे भाई गैसों का अणुगति सिद्धांत हुआ, जिसमें हमने चीजों को सीखा। अब मेरे भाई जो गैसों का अणुगतिक सिद्धांत है, इस सिद्धांत के अनुसार एक समीकरण दिया गया था जो कहलाता है गैसों का अणुगति समीकरण। जो क्या कहलाता है? गैसों का अणुगति समीकरण। ये सिद्धांत जो समीकरण है उसकी कोई स्थापना नहीं है, उसकी स्थापना करोगे आप बीएससी या एमएससी में, केवल समीकरण है। उस समीकरण को मैं आपको बताता हूं। मेरे भाई ये है आपका गैसों का अणुगतिक समीकरण। मेरे भाई इसकी स्थापना नहीं कराई गई है आपको 11th केमिस्ट्री में। यदि स्थापना होती तो मैं आपको जरूर बताता, है ना, बट स्थापना नहीं ना, इसलिए मैं आपको डायरेक्ट बताता हूं। ये आपका गैसों का अणुगतिक समीकरण जो है आपका पी बराबर 1/3 mnv स्क्वायर, पीवी बराबर 1/3 mnv स्क्वायर, ये है आपका। ठीक है, जहां पर आपका ये जो P है मेरे भाई, कैपिटल P है, जो आपका गैस का दाब है, जो आपका V है वो गैस का आयतन है, ये जो V है वो आयतन है, 1/3 संख्या ही है। जो M है, जो गैस है, वो गैस होगी, गैस के अणु का द्रव्यमान होगा, N होगा गैस के अणुओं की संख्या, अब ये ध्यान रखना है, ये जो आपका V है, स्मॉल v आप मान लेना, ये क्या है? स्मॉल v, और ये कैपिटल V है, ये स्मॉल v है। तो ये स्मॉल जो v है वो गैस के अणुओं का वेग है। अणु है वो वेग गति नहीं करेंगे, गति करेंगे तो वेग नहीं आएगा, तो ये गैस के अणुओं का वेग है। तो आई होप मेरे भाई कि आपको जो गैसों का अणुगति सिद्धांत है, इसका प्रत्येक पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। तो मेरे भाई, है ना, तो समझ में आपको आ गया है। वीडियो को दिल से लाइक करो, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करो, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दिल से सब्सक्राइब कर लो, अपने दोस्तों में शेयर कर दो। अगली वीडियो में फिर आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।